अपना महत्वपूर्ण कंटेंट होगा। जो जियोग्राफी की दूसरी बुक है उसका पहला चैप्टर जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। जनसंख्या का वितरण है वो किन कारकों से प्रभावित होता है। कुछ जगह पे जनसंख्या अधिक विरल होती है, संघन होती है, तो कुछ कहीं अधिक विरल, कहीं अधिक संघन होती है, कहीं घनत्व अधिक होता है, कहीं जनसंख्या अधिक बढ़ती है, कहीं जनसंख्या ऋणात्मक भी हो जाती है। तो इसके पीछे कौन से कारक हैं उनको हम देखने वाले हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी पहली जनगणना, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब पहली जनगणना हुई थी अंग्रेजी शासनकाल में 1872 में। निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इनमें से सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास उद्यमिता नीति अपनाई थी? 2015 में। निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? भारतीय आर्य। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। निम्न किस समय अवधि में भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? यानी इस दौर में, दशक में जनसंख्या ऋणात्मक रूप से घटी थी। निम्न में से किस दशक की समयावधि को भारत में जनसंख्या विस्फोटक के रूप में, एक ऐसा दशक रहा जिसमें बहुत अधिक वृद्धि हो गई, उसको विस्फोटक कहा जाता है? तो 1951 से 81 का दशक दौर था। 51 से 81 का जो दौर था, इसमें विस्फोटक तरीके से जनसंख्या बढ़ी। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है और भारत का वार्षिक रूप से जो वृद्धि है वो 1.64 है। हर साल जो वृद्धि होती है वो 1.64 होती है। वर्तमान में किशोर जो कि 10 से 19 वर्ष की आयु का है का अंश कितने प्रतिशत है? 20.9%। देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गाँव में रहता है। कितना भाग गाँव में रहता है? 68.8। देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.16। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं अपने। ग्रीसन के अनुसार देश में 189 भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती हैं ग्रीसन के अनुसार। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में। महिला श्रमिकों की संख्या किस सेक्टर में अधिक लगी हुई होती है? कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। आपको पता ही, कृषि से संबंधित जितने भी सेक्टर हैं वो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, उत्पादन से संबंधित। तो प्राथमिक क्रियाओं में अधिक लगी होती महिलाएं। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और विश्व में इसका स्थान है वो दूसरा है। जेंडर संवेदनशीलता क्या है? जेंडर मतलब महिला और पुरुष। मानव में विशेष रूप से जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव, अलगाव तथा बहिष्कार से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखकर राष्ट्र, सरकार तथा समाज द्वारा अनेक प्रयास किए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जेंडर संवेदनशीलता। समाज में सभी जेंडरों के लिए अलग अलग निर्धारित की जाती जो सामाजिक भेदभाव, अलगाव, बहिष्कार का आधार बन जाती, तो ये एक अपराध है। इसको आप देख लें। भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में हो रही लगातार कमी का प्रमुख कारण क्या है? कृषि जो सेक्टर है वो दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहा है, तो इसमें काम करने वाले लोग भी कम हैं। क्यों है? इसका मुख्य कारण क्या है? सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता है। नगरीकरण, यानी लोग नगर की ओर जाना अधिक पसंद करते हैं औद्योगिकरण के कारण, क्योंकि उद्योग तो नगरों के आसपास लगे होते हैं। इसके साथ ही वर्षा की अनियमितता है। वर्षा समय पे नहीं होती तो अकाल भी पड़ जाता है। जो कृषि है वो सही से उपज नहीं दे पाती। भूमि जो जल है उसकी वो भी गिरता जा रहा है, उसका स्तर गिरता जा रहा है। कृषि से आर्थिक लाभ भी कम होता है, इसलिए भी लोग इसकी तरफ कम जाते हैं। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है? मुख्य श्रमिक कौन सा होता है? जो कम से कम 183 दिन काम करता है, और सीमांत श्रमिक जो एक वर्ष में 183 से कम दिनों तक काम करता है, वो सीमांत श्रमिक है। जनसंख्या के व्यवसायिक संगठन को समझाना है, किस प्रकार से होता है। भारत में धार्मिक संगठन का वितरण लिखना है, किस प्रकार से धार्मिक लोग भारत में निवास करते हैं, ये तो आप देख लेंगे, सरल ही है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख कारण कौन से हैं?
तो जनसंख्या वृद्धि भी आप देख लेंगे, सरल ही है। तो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था जो 1951 से 81 तक बड़े स्तर पर जनसंख्या वृद्धि हुई, उसको विस्फोटक कहते हैं, ये भी आप देख लेंगे। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में बनी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है अपने जनसंख्या विस्फोट वाला भी, वृद्धि वाला भी। राष्ट्रीय युवा नीति भी 2014 में बनी। जनसंख्या वितरण में जलवायु की भूमिका क्या है? जहाँ जलवायु अच्छी होगी, सम जलवायु होगी, वहाँ लोग ज़्यादा बसेंगे, और जहाँ विकट जलवायु होगी यानी जलवायु पक्ष में नहीं होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, तो वहाँ भी लोग नहीं बसेंगे। भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता उच्च होने के दो प्रमुख कारण लिखने हैं। श्रम सहभागिता यानी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा श्रम करते हैं, तो उनके पीछे कारण है, भौतिक स्वरूप भी है, जलवायु भी है, उच्चावच भी है, भौगोलिक भाग भी हैं। जैसे भारत के गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय पूर्ण करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे इन राज्यों में श्रम सहभागिता अन्य राज्यों से उच्च है। भारत के पहाड़ी और मरुस्थलीय भागों वाले राज्यों में व्यवसायिक क्रियाएं कम होने के कारण यहाँ श्रम सहभागिता निम्न है। पिछले 2 दशकों में भारत में नगरीय जनसंख्या तीव्र दर से बढ़ने के क्या कारण है? तो नगरीय जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इसके पीछे कारण है स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या अभिप्राय है? जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन से हैं? तो ये तो सरल है, आप देख लेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो व्यवस्थाएं हैं, प्राथमिक, प्रावस्था क, प्रावस्था ख, प्रावस्था ग, मानव बस्ती। नेक्स्ट अपना चैप्टर है वो है मानव बस्ती। आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य कौन करता है? नगर करते हैं। निम्न में से ग्रामीण बस्ती का प्रकार क्या है? तो ग्रामीण जो बस्ती होती है वो गुच्छित भी होती है, अर्धगुच्छित भी होती है और पलकीकृत भी होती है, उपरोक्त सभी होती है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.16। ग्रामीण बस्तियां संबंधित होती हैं किससे? प्राथमिक कार्यकलाप से, प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं गांव के लोग, खेती संबंधी कार्यों में। नगला क्या है? तो नगला पलतीकृत जो बस्तियां होती हैं उनका स्थानीय नाम है नगला। भारत की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना में कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में संलग्न होना। उपजाऊ जलोढ़ मृदा एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाने वाली ग्रामीण बस्ती हैं गुच्छित बस्तियां होती उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में। भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। नगर आधारित वृद्धि के रूप में कौन काम करता है? नोड। उच्चतम क्रम में प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को क्या कहते हैं? प्रशासन नगर। किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह जिसमें मानव निवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मानव बस्तियां। ऐसे बड़े अधिवास जिसमें द्वितीय क्रियाकलाप का विशिष्टीकरण मिलता हो उन्हें कौन सी बस्तियां कहेंगे? नगरीय बस्तियां। हिमालय की निचली घाटियों निम्न गंगा मैदान में जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी बस्तियां हैं? पल्ली बस्तियां। भारत की बस्तियों में पन्ना, पांडा, पाली, नगला, अडाणी आदि इकाइयां पाई जाती हैं। ये कौन सी बस्तियां कहलाती हैं? पल्लीकृत बस्तियां। महानगरों के चारों ओर उनसे सटे हुए विकसित नगर को क्या कहते हैं? अनुषंगी नगर। यानी उससे लगे हुए जो नगर हैं उनको अनुषंगी नगर कहेंगे। नगरों की स्थापना सैन्य संबंधी कार्यों के संपादन हेतु गैरीसन या छावनी के रूप में किया जाता है। ये अपने सभी पर्सन हैं मानव बस्ती से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। इनको सबको आपको क्रम से बहुत ही सहज और सरल तरीके से याद करना है। सरल है, ये कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं वो सरल ही होती हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.16। ये फैक्ट हैं तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनमें समझने वाली कोई बात नहीं है। नैनीताल, मसूरी, शिमला, माउंट आबू पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के किन्हीं 2 महानगरों शहरों के नाम लिखने हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा। प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं? उच्च कार्यों के प्रशासनिक मुख्यालय प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। किन्हीं 2 गैरीसन नगर, अंबाला, जालंधर, उधमपुर, यानी जहाँ सैनिक लोग रहते हैं
वो गैरीसन नगर छावनी कहलाती। तो अम्बाला में सैन्य स्टैंड रहता है, जालंधर में भी, उधमपुर में भी। पल्ली बस्तियों को स्थानीय नाम क्या है? ढाणी है, पाली है, पाड़ा है, नगला है, पन्ना है। नगरीय बस्तियाँ भी सरल ही है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार किसके आधार पर निर्धारित होते हैं? उच्चावच, स्थलाकृति, जलवायु, जल की उपलब्धता। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी वहीं बसना पसंद करेंगे जहाँ उनके पक्ष में जलवायु हो, स्थलाकृति हो, उच्चावच हो। भारत में नगरों के उभय किस काल में हुआ था? प्रागैतिहासिक काल में। ग्रामीण बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। गुच्छित, अर्धगुच्छित, पलकीकृत और एकांकी बस्तियाँ। खनन नगर कौन सा होता है? खनिज समूह जहाँ विकसित हो जाए, जैसे खेतड़ी, झरिया, रानीगंज, सी भूमि। खेतड़ी जैसे तांबा उत्पादन होता है, तो ये जहाँ खनन से संबंधित कार्य होता है और उसके आसपास बस्तियाँ नगर हो, उसको कहते हैं खेतड़ी नगर। गैरीसन नगर जहाँ सैनिक छावनियाँ हों। गुच्छित बस्तियाँ घरों का एक सामूहिक या संकुलित रूप गुच्छे के रूप में हो, जैसे मध्य भारत के बुंदेलखंड, नागालैंड और राजस्थान में इस प्रकार की बस्तियाँ होती हैं। अर्धगुच्छित ऐसी बस्तियाँ जो किसी एकांकी बस्ती के सीमित क्षेत्र में ही गुच्छित होने के कारण निर्मित होती हों, जैसे गुजरात के मैदान, राजस्थान के कुछ भागों में। विभिन्न युगों में विकास के आधार पर भारतीय नगरों को कितने भागों में बांटा गया? 3। प्राचीन नगर, मध्यकालीन और आधुनिक नगर। प्राचीन नगर में आप देख सकते हैं कौन कौन से। महानगर किसे कहते हैं और ये नगरीय संकुल किस प्रकार से भिन्न है? तो महानगर 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले हैं और ये नगरीय संकुल में इससे अधिक जनसंख्या होती है। गुच्छित बस्तियों के 3 लक्षण। तो ये गुच्छेदार या संयंत्र या संकुलित रूप से बसी होती। इनकी विशेषताएं आप देख लें। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के लिए उत्तरदायी भौतिक लक्षण। उच्चावच भी होती है, स्थलाकृति भी होती है, जलवायु भी होती है, जल की उपलब्धता भी वहाँ हो, ये सब प्रभावित करते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के लिए कौन कौन सी सांस्कृतिक मानव जाति कारक उत्तरदायी हैं? तो सामाजिक संरचना भी होती है, जाति भी होती है, धर्म भी होती है। वाणिज्यिक नगर जो व्यापारिक नगर हो उनको वाणिज्यिक नगर कहते हैं, जैसे महाराष्ट्र का मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये वाणिज्यिक नगर हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर क्या है ये आप देख सकते हैं। सरल है ये। गुच्छित और एकांकी बस्तियों का तुलनात्मक अध्ययन। गुच्छित गुच्छे के रूप में हो, एकांकी यानी एकांत में कोई एक एक डाणी कहीं कहीं हो। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है ये भी आप याद रखें। स्मार्ट सिटी मिशन उद्देश्य क्या है? शहरों को बढ़ावा देना और आधारभूत सुविधाएं, साफ सफाई, पर्यावरण जैसी सुविधाएं, उन जल की बेहतर सुविधाएं हों, आधारभूत सुविधाएं बेहतर हों, इस प्रकार के नगर बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं स्मार्ट सिटी। नेक्स्ट अपना चैप्टर है भू संसाधन एवं कृषि से संबंधित। भू संसाधन एवं कृषि। नेक्स्ट चैप्टर अपना है भू संसाधन एवं कृषि। भूमि संसाधन और उस पर होने वाली कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू उपयोग वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो सीमांत भूमि नहीं है। शुष्क कृषि, निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? शुष्क कृषि में ज्वार, मूंगफली, ज्वार तो बोई जाती है लेकिन गन्ना नहीं होता। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है? सिंचित, ज़्यादा सिंचाई से भी भूमि का जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है, वो उसे कहते हैं भूमि निम्नीकरण। तो इसके लिए कौन से मुख्य प्रकार हैं, मुख्य कारण है? मतलब मृदा लवणता। भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है? तो ये रखता भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग में द्वारा भू उपयोग के कितने वनों में वर्गीकृत किया गया है? कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 9 में। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती उसे कहेंगे बंजर और व्यर्थ भूमि, यानी उस किसी तकनीक से भी उसको उपयोगी नहीं बनाया जा सकता तो वो हो गई बंजर और व्यर्थ भूमि।
वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं क्या कहलाती? निवल बोया गया क्षेत्र। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं रबी की फसल है। खरीफ की फसल ये आपको पता ही है, चावल है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? भारत में सर्वप्रथम चाय की कृषि कौन से राज्य में प्रारंभ की गई? असम में। और सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य भी असम है। गन्ना, चावल, कपास की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है दूसरा। लाल चना और पिजन पी के नाम से कौन सा जाना जाता है? अरहर को। इनमें से कौन सी तिलहन फसल नहीं है जहाँ जिससे तेल निकाला जाए? तिलहन मतलब तेल निकाला जाए, वो फसल नहीं है, वो है अरहर। मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, इनसे सबसे तेल निकाला जाता है। शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो गन्ना शुष्क में नहीं बोया जाता। इनमें से कौन से देश में गेहूं और चावल की अत्यधिक उत्पादकता किसमें विकसित की गई थी? तो ये मैक्सिको और फिलीपींस में। अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका क्या है? किसकी किस्म है? ये कॉफ़ी की किस्म है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं अपने। कॉफ़ी की किस्में हैं अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। इनमें से भारतीय कृषि की समस्या नहीं है। कौन सी समस्या? उच्च उत्पादकता नहीं है, बाकी तो है। अनियमित मानसून भी रहता है, भूमि सुधार में भी कमी रहती है, निम्न उत्पादकता भी है। उच्च उत्पादकता, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो, ऐसी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, समस्या नहीं है। मतलब ओस, अमन और बोरो संबंधित है चावल से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाने वाली फसल ऋतु कौन सी है? खरीफ की फसल बोई जाती है जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तब। इनमें से कौन सा भू उपयोग वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? सीमांत भूमि नहीं है। इनमें से किस दशक में भारत में उदारीकरण नीति और उन्मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाया गया था? तो 90 के दशक में अपनाया गया। इनमें से कौन सी फसलें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं? तो उष्णकटिबंधीय फसलें। भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस्म किसकी है? कॉफ़ी का कौन सी है? अरेबिका वाली जो किस्म है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है उसका। चाय एक रोपण फसल है। चाय निर्यातक देशों में भारत का दूसरा स्थान है। भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है, जो कि 2/3 भाग कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। ग्राम पंचायत और सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहते हैं? साझी संपत्ति या संसाधन। वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या सबसे कम समय तक कृषि रहित रहती है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान प्रतिभूमि। वह भूमि जो एक वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक रहती है उसको कहते हैं पुरातन प्रतिभूमि। भारत में रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। भारत में चावल उत्पादन में चावल के बाद गेहूं उत्पादन में दूसरा अनाज है। कपास क्या रेशेदार और उष्णकटिबंधीय फसल है? विभाग भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में हम देखेंगे कि गहन कृषि या कृषि गहनता की गणना कैसे की जाती है? तो सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र गुणा 100। आर्द्रता के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है? तो एक तो होती है सिंचित कृषि और एक वर्षा पे निर्भर या बहरानी कृषि। वर्षा निर्भर कृषि उपलब्ध है, ये आप देख लेंगे, सरल ही है ये। पश्चिमी बंगाल में चाय उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार। पश्चिमी बंगाल में चावल उत्पादक ओसमन और बोरो 3 फसलें बोई जाती हैं। नरमा क्या है? कपास की एक किस्म है नरमा। चाय की पत्तियां कौन से तत्वों की प्रचुरता होती है? कैफीन और टैनिन होता है चाय की पत्तियों में। भारत में कॉफ़ी की कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु दक्षिणी भारत के राज्य हैं। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत यानी 11% अनाज का उत्पादन होता है? भारत में अनाजों में कितने उत्तम अनाज, मोटे अनाज, उत्तम अनाज जैसे गेहूँ, चावल, गेहूँ, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाई, कूच बिहार जिलों को कृषि फसल हैं चाय के उत्पादन के लिए। हरित क्रांति से क्या आशय है? तो उपज को बढ़ाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी यानी तकनीक और सिंचाई की जो व्यवस्था थी उसको बढ़ाया गया। उससे
बड़े स्तर पे उत्पादन हुआ। ये क्रांति क्या कहलाती है? हरित क्रांति। भारत में रासायनिक उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत किन राज्यों में सर्वाधिक है? पंजाब, हरियाणा में, क्योंकि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव यहीं पड़ा था। भारतीय कृषि की दो समस्याएं, निम्न उत्पादकता और भूमि सुधार की कमी। भारत में सर्वाधिक अरहर उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। नरमा क्या है? ये हो ही गया। चाय, भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी से शुरू हुई थी। दालें मिट्टी की उर्वरकता को कैसे बढ़ाती? क्योंकि इसकी जड़ों में नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण है उस वो एक प्रक्रिया होती है, उसके कारण दालें हैं वो जमीन में उर्वरता को बढ़ाती। कृषि गहनता क्या है अथवा शस्य गहनता से आप क्या समझते हैं? सरल ही है, इसको देख लें आप। मोस्ट भी हैं, सरल भी हैं, मोस्ट भी हैं। साझी संपत्ति संसाधन पे टिप्पणी लिखनी है तो साझी संपत्ति या साझी जो संपदा है वो होती है जिसपे किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो, पूरे समुदाय का, समाज का अधिकार हो। जैसे सामुदायिक वन है, चारागाह है, सार्वजनिक भूमि है, तालाब होते हैं, ये सब होते हैं सार्वजनिक साझी संपत्ति होती है। वर्तमान भारतीय कृषि में अत्यधिक ऋणग्रस्तता किसानों की आत्महत्या का कारण बनता जा रहा है। स्पष्ट कीजिए, तो इसको आपको स्पष्ट करना है। क्यों किसान ऋण ले लेता है और फिर उसके खेत में उपजाऊ जो उत्पादन है वो बराबर नहीं हो पाता या उसका मूल्य नहीं मिल पाता, तो किसान है वह हतोत्साहित हो जाता है, ऋण नहीं चुका पाता और उसको आत्महत्या के कारण मजबूर होता है। भारत में भू उपयोग परिवर्तन के कारणों की विवेचना करनी है। बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि, व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करना है। निवल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर। भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? हरित क्रांति की उपलब्धि क्या है? तो हरित क्रांति से उत्पादन भी बढ़ा, किसान की आय भी बढ़ी, सिंचाई के साधनों का भी विस्तार हुआ, तकनीक भी बढ़ी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपना ये। भारत में भू उपयोग किन संवर्गों में वृद्धि हुई, वृद्धि के कारणों की विवेचना करनी है, ये भी आपको याद करना है। किसान पोर्टल क्या है? किसान की जो भी समस्याएं हैं या किसान को सहायता चाहिए तो किसान पोर्टल का उपयोग कर सकता है। एक मंच है किसान के लिए, जानकारी के लिए एक पोर्टल बना हुआ है, एक मंच बना हुआ है जिसका नाम है किसान पोर्टल। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन बना हुआ है, NMS है, इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। प्रतिभूमि क्या है? प्रतिभूमि की अवधि को किस तरह कम किया जा सकता है? जल संसाधन, निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल एक अजैव संसाधन है। देश में कुल जल का सर्वाधिक समानुपात निम्न सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? सिंचाई में अधिक होता है जल का उपयोग। पृथ्वी के कितने प्रतिशत धरातल पर जल है? तो ये 71% पे है। धरातलीय जल का मुख्य स्रोत क्या है? नदियां भी हैं, तालाब भी हैं, झीलें भी हैं, उपरोक्त सभी है। इनमें में से पश्चिमी प्रवाह की नदियां कौन सी हैं? लूणी नदी है। धरातलीय और भौम जल सबसे अधिक उपयोग किस सेक्टर में होता है? कृषि कार्यों में अधिक होता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम कब बनाया गया? 1974 में। हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो जल संसाधनों से संबंधित हरियाली कार्यक्रम। नीरू मीरू कार्यक्रम कौन से राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। बिल्कुल याद रखें आप नीरू मीरू। अरावरी पानी संसद, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम का राजस्थान के कहाँ चलाया गया? तो ये अलवर में चलाया गया। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित की गई? 2002 में। जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो ये 2015-16 में। भूजल के अत्यधिक उपयोग के कारण राजस्थान और महाराष्ट्र में भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण है वो अधिक बढ़ गया? फ्लोराइड का। जिनमें से दक्षिणी भारतीय राज्यों में किस राज्य में भूजल उपयोग? तमिलनाडु का अधिक होता है। सिंचाई किसे कहते हैं? तो ये सरल ही है। गहन सिंचाई की एक मुख्य समस्या क्या है? गहन जहाँ पे ज़्यादा सिंचाई होगी तो वहाँ पे जो पानी की अधिक मात्रा होने से लवणता बढ़ जाती है मिट्टी में, तो मिट्टी की जो
गुणवत्ता है वो घट जाती है, उसे कहते हैं भूमि निम्नीकरण। जल चक्रीय प्रक्रम क्या है, हरियाली परियोजना क्या है, इन सब को आप याद कर लें। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के लिए टांका, कुंड आदि बनाए जाते हैं। जल क्रांति अभियान क्या है, इसके लिए फैक्ट ये आपको याद करने हैं। सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं, धरातलीय जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं, भौम जल। भारत की 2 बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा नांगल हीराकुंड बांध परियोजना भारत की 2 सबसे अधिक प्रदूषित नदियाँ, यमुना गंगा। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई के स्रोत क्या हैं, तो तालाब हैं प्रायद्वीपीय पठारी भागों में। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद कर लें। सतत पोषणीय विकास में जल संभर प्रबंधन की क्या भूमिका है, वर्षा जल संग्रहण की विधि, टांका, तालाब, झील। हरियाली परियोजना है वो क्या है, हरियाली क्या है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर होगा खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, तो माइका है, ये धात्विक खनिज नहीं है। निम्न में कौन सा खनिज भूरी कोयले के नाम से जाना जाता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है, तो मैग्नीज है वो अधात्विक खनिज नहीं है। तो धात्विक खनिज कौन कौन से ये देख लें आप, लोहा मैग्नीज। अलोह धात्विक खनिज हैं जैसे खनिज तांबा, अलोह धात्विक खनिजों में जैसे तांबा ऑक्साइड। और अधात्विक जैसे जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, माइका और अभ्रक, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, ये सब अधात्विक है। भारत में किस किस्म का कोयला सर्वाधिक है, बिटुमिन वाला। इनमें से किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना। पेट्रोल को तरल खनिज कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है पेट्रोल को। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1984 में। बाबा बदून पहाड़ियाँ कौन से अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए। जिनमें कौन सा मैंगनीज ऑक्साइड उत्पादन में अग्रणी है, उड़ीसा। एल्यूमिनियम धातु कौन से अयस्क से प्राप्त होती है, बॉक्साइट से। निम्न कौन से खनिज का उपयोग विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है, तो ये कौन सा है, अभ्रक का। भारत का प्रथम तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, डिगबोई, असम। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। जिनमें से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो तारापुर में। इनमें से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, तो वो कौन सा है, ताप। अनवीनीकरण, अनवीनीकरण यानी जल, सौर और पवन ऊर्जा, ये तो सब नवीनीकरण है। ताप ऊर्जा जो कि कोयले से प्राप्त होती है, ये अनवीकरण है। राजस्थान के किस स्थान पर सौर ऊर्जा शक्ति ग्रह है वो स्थापित किया गया है, जोधपुर में, मथानिया। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। इनमें कौन सा ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है, तो वो है जैव भार यानी बायोमास। हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने प्राकृतिक गैस के संभावित भंडारों के पता है वो रामनाथपुरम तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, झरिया। बाबा बुदान की पहाड़ियाँ में क्या प्राप्त होता है, लोहा। कालाहंडी में क्या प्राप्त होता है, बॉक्साइट। और नेल्लोर में क्या प्राप्त होता है, अभ्रक। और बालाघाट में क्या प्राप्त होता है, तांबा। इनमें से सुमेलित कीजिए, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए। रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। हिमाचल प्रदेश का मणिकरण किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है भूतापीय ऊर्जा के लिए। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा के लिए। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। कौन सा संबंध पाया जाता है, प्रतिलोमी। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी भागों में।
लौह अयस्क के प्रगलन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? मैंगनीज। मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है उड़ीसा। बिजली के मीटर, ट्रांसफर, जनरेटर आदि बनाने में विद्युत का उपयोग के लिए तांबे का जो धातु है वो काम में आता है। आभूषणों सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए, आभूषणों को सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए सवर्ण के साथ क्या मिलाया जाता है? वहाँ भी तांबा मिलाया जाता है। कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था से हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरी युग की जो अवसादी चट्टान है, सेल है, वहाँ पे पाई जाती है। नाभिक की ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो हैं यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम जो निक्षेप हैं वो किन सेलों में पाए जाते हैं? धारवाड़ की सेलों में। खनिज से क्या तात्पर्य? खनिजों का वर्गीकरण चित्र द्वारा बताना है। तो खनिज खोद कर निकाले जाने वाले जो रासायनिक जो पदार्थ हैं उनको कहते हैं खनिज। सीधा सार तो ये है। और एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक और अकार्बनिक उत्पत्ति के जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उनको खनिज कहते हैं। तो खनिज की सारणी बना लें आप। जैव ऊर्जा से क्या तात्पर्य? वह ऊर्जा जो जैविक उत्पादों से, जैसे कृषि के अवशेष हैं, नगरपालिका से जो भी अवशिष्ट हैं, औद्योगिक अवशिष्ट हैं, उनसे बनती है, उसको कहते हैं जैव ऊर्जा। धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा हो, अधात्विक जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो। भारत के पेट्रोलियम संसाधन है, उन पर टिप्पणी लिखनी है आपको। पेट्रोल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो असम के डिगबोई में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान के बाड़मेर में। लौह अयस्क पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके बारे में विस्तार से बताना। भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। नेक्स्ट अपना पाठ होगा भारत के संदर्भ में नियोजित एवं सतत संपोषणीय विकास। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 2015 में। निम्नलिखित किस जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं? यानी एक ऋतु में कहीं और होते हैं तो दूसरी ऋतु में वो दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये होते हैं गद्दी जनजाति के लोग। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल में। दी पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं एहरविच। द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? मीडोस एंड अन्य। अवर कॉमन फ्यूचर, भविष्य, हमारा सामान्य भविष्य, जो रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1987 में, 87 में। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। इंदिरा गांधी नगर परियोजना, नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 31 मार्च 1958 को। जनजाति उपयोजना क्या है? तो 1974 में जनजातियों के विकास के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग से पूर्व नियोजन का कार्य किस संस्था के पास था? योजना आयोग के पास था। प्रादेशिक नियोजन का संबंध क्या है? क्षेत्र विशेष है उसके विकास का कार्यक्रम प्रादेशिक नियोजन। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। गद्दी जनजाति के लोग गद्दियाली भाषा बोलते हैं। अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहलाती है। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरी के बराज से होता है। पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास किया गया था। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि के लिए सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य होते हैं। भरमौर जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलों में, एक तो भरमौर में, एक होली में शामिल है। होली और खनी क्षेत्रों में रावी नदी के पास बसे अवसंरचना विकास के लिए लाभान्वित हुए हैं। WECD का पूरा नाम क्या है? विश्व पर्यावरण विकास आयोग। ITDP का पूरा नाम समन्वित जनजातीय विकास परियोजना। SFDA का पूरा नाम लघु कृषक विकास संस्था। MFDA का पूरा नाम सीमांत कृषक विकास संस्था। इंदिरा गांधी नहर किन किन राज्यों से गुजरती है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को किसके द्वारा संकलित किया गया? कंवर सेन एक इंजीनियर हैं जिनके कॉन्सेप्ट से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में आई। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये क्या करते हैं? कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं जैसे भेड़ बकरी पालन।
द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास संकल्पना आर्थिक वृद्धि की प्राय थी, जिसके रूप में मापा जाता है। सतत संपोषणीय विकास की परिकल्पना ये को परिभाषित करना है ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, उसे कहते हैं सतत संपोषणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नीति आयोग का गठन कब और किसके द्वारा? तो 1 जनवरी 2015 के द्वारा किया गया। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? तो नीति आयोग का उद्देश्य है तकनीकी सलाह देना, यानी केंद्र और राज्य सरकारों को युक्त तकनीकी सलाह देना, भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना। नियोजन का क्या तात्पर्य है? प्लानिंग। नियोजन मतलब प्लानिंग से जो विकास किया जाए उसे कहते हैं नियोजन। खंडीय और प्रादेशिक नियोजन को परिभाषित करना है। सरली आप इसको कर लेंगे। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पर्वतीय क्षेत्र के विकास के सुझाव देने हैं आपको। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा, इंदिरा गांधी नहर के चरण, नेक्स्ट अपना चैप्टर है वो है परिवहन एवं संचार। भारत की सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना कब बनाई गई थी? 1961 में। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1995 में। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1986 में। इनमें से परिवहन का प्रकार नहीं है तो मोबाइल नहीं है परिवहन का, सड़क, जलवायु सब है। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? 1883 में, 1853 में। पर्सन मोस्ट भी है। सड़क जल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा है। सड़क परिवहन के लिए नागपुर योजना कब बनाई गई? ये योजना क्रियान्वित क्यों नहीं हो पाई? तो 1943 में एक योजना बनाई थी, उसका नाम था नागपुर परियोजना। रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय नहीं हो पाया, इसलिए ये कारगर नहीं हो पाई। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में काम करता है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल है। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। ये कथन किसका था? महात्मा गांधी का। भारत माला योजना क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लें आप। तो भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास की परियोजना है। इसके द्वारा तटीय सड़कों को और बंदरगाहों को जोड़ा जा रहा है। पिछड़े जो भी इलाके हैं, धार्मिक पर्यटन के स्थल हैं, उनको भी जोड़ा जा रहा है। ये 2017 में शुरू हुई थी और 2022 तक पूरा किया जाना था। इस परियोजना के निर्माण का कार्य वर्तमान में भी जारी है। संचार के व्यक्तिगत और सार्वजनिक साधन, आप सरल ये तो आप देख ही लेंगे। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर रेलवे पटरी बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन, 3 लाइनों में बटी होती है। भारत के किस रेल मार्ग को आप अभियांत्रिकी का अनूठा चमत्कार मानते हैं? कोंकण रेलवे पे टिप्पणी लिखनी है। पवन हंस क्या है? ये किन 2 क्षेत्रों की सेवाएं प्रदान करता है? तो एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है और ये पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा देता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये भी याद रखें आप। इसके लिए गलियारे कौन से वो भी ध्यान रखें। पूर्व से पश्चिम गलियारा, उत्तर से दक्षिण का गलियारा, दोनों याद रखना है आपको। पूर्व से पश्चिम श्रीनगर से कन्याकुमारी और सिलचर से पोरबंदर तक। पाइपलाइन परिवहन क्या होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। अंतःस्थलीय जलमार्ग से आप क्या समझते हो? भारत में किन्हीं 2 जलमार्ग ऐसे बताने जो अंतःस्थलीय हों, ये भी आप याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी 2 देशों के बीच या 2 से अधिक देशों के बीच जो व्यापार चलता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन समुद्र और वायु से होता है। भारत में निर्यात में सर्वाधिक अंश किसका है? विनिर्मित जो भी वस्तुएं हैं उनका है।
भारत में खाद्यान्न आयात कम होने का क्या कारण है? तो हरित क्रांति की सफलता। भारत का आयात का मतलब होता है हमें अनाज है वो कम क्यों मंगाते हैं। देश में जो चीज़ मंगाई जाती है उनको कहते हैं आयात, और देश से जो चीज़ें बाहर भेजी जाती हैं उनको कहते हैं निर्यात। तो भारत में खाद्यान्न यानी खाने का जो भोजन है, जैसे गेहूँ चावल है, वो कम क्यों आयात होता है, कम क्यों मंगाया जाता है? क्योंकि हरित क्रांति हमारे यहाँ 1965-66 में हरित क्रांति लाई गई, उससे अनाज का उत्पादन हुआ है। भारत आज अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री पतन कौन सा है? तो मुंबई का पतन है, वो समुद्री पतन सबसे बड़ा है। भारत में आयातों में सर्वाधिक अंश किसका है? तो ईंधन का है, कोयला। जिनमें से कौन सा स्थलबद्ध पतन है? विशाखापट्टनम। सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? जल परिवहन। महानदी डेल्टा पर स्थित पतन कौन सा है? पारादीप। भारत का विशालतम कंटेनर पतन कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पतन। कौन से पतन को स्वेज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ मिलता है? तो ये कोच्चि, केरल का जो बंदरगाह है। भारत के आयात संगठन में सर्वाधिक योगदान है वो किसका है? ईंधन, पेट्रोलियम और अपरिष्कृत जो उत्पाद हैं उनका योगदान। जिनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा भारत के निर्यात संगठन में सर्वाधिक योगदान किसका है? विनिर्मित वस्तुओं का। भारत का सर्वाधिक आयात किस क्षेत्र में होता है? तो एशिया और ओशनिया जो क्षेत्र है वहाँ। भारत में वृहद स्तरीय पतनों की संख्या कितनी है? 12। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? मुंबई। कौन सा पतन वृहद स्तर पर लौह अयस्क का निर्यात करता है? पारादीप। जिनमें कौन सा पतन कृत्रिम है? चेन्नई बंदरगाह। जिनमें से कौन से पतन का पोताशय सबसे गहरा है? पारादीप। एनोर पतन जिनमें से किसका अनुषंगी पतन है? तो ये चेन्नई का। जिनमें से सुमेलित नहीं है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है, ये सुमेलित नहीं है। कोच्चि प्राकृतिक पतन है। नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है। कांडला ज्वारीय पतन है, बाकी सही है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? 35। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक है। भारत में विदेशी हिस्सेदारी मणिरत्नों की एक विशाल व्यापार। भारत में विदेशी व्यापार में मणिरत्नों और आभूषणों की एक व्यापक हिस्सेदारी है। न्यू मैंगलोर पतन स्थित है कर्नाटक में। कोलकाता पतन हुगली नदी पे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा में केवल 1% है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखेंगे अब। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई दो महत्वपूर्ण आधार कौन से हैं? विकसित देशों के कच्चे माल की मांग। विकसित देशों में भारत का जो कच्चा माल है उसकी मांग होती है, और विदेशी मुद्रा की मांग। किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जो दो पतन हैं। पश्चिम बंगाल में 2 हैं, एक तो कलकत्ता और एक हल्दिया, और तमिलनाडु में भी 2 हैं, चेन्नई और तूतीकोरम। कोंकण रेलवे किस पतन के पृष्ठ प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? मार्मोगोवा पतन। कौन सा पतन नेपाल और भूटान के स्थलबद्ध सुविधाएं प्रदान करता है? कोलकाता पतन। भारत में विदेशी व्यापार का छोटा भाग सड़क मार्ग द्वारा किस देश के साथ किया जाता है? तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि पड़ोसी देश हैं और भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ सड़क मार्ग से किया जा सकता है। कोलकाता पतन किस समस्या से जूझ रहा है? हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या से। भारत द्वारा आयात की जाने वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम? ईंधन, पेट्रोलियम पदार्थ और पूंजीगत सामान। भारत में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद का अधिक आयात होने का कारण क्या है? क्योंकि भारत में पेट्रोल की कमी है, भारत की विशाल जनसंख्या की मांग है, तीव्र औद्योगिकीकरण है, बेहतर जीवन स्तर आदि के कारण पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं वो अधिक आयात किए जाते हैं, नहीं मंगवाए जाते हैं दूसरे देशों से। भारत द्वारा विश्व व्यापार में अपनी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में क्या उपाय किए जा रहे हैं? तो आयात को उदारीकरण किया जा रहा है, आयात दरों में कमी, डी लाइसेंसीकरण और प्रक्रिया का उत्पाद पेटेंट में बदलाव, ये उपाय किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? समुद्री पतन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
वर्तमान में भारत के पास कितने पतन हैं? तो 12 प्रमुख पतन हैं और छोटे बड़े पतन हैं। पतन यानी बंदरगाह। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत के पतनों का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया? तो उनका प्रमुख उद्देश्य था विदोहन, संसाधनों का विदोहन करना, यानी भारत के संसाधनों का अपने देश में ले जाना। देश के विभाजन से भारत के कौन कौन से अति महत्वपूर्ण पतन अलग हो गए? तो देश का विभाजन होने से पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में जो पतन थे, जैसे कराची, चटगांव, ये भारत से दूसरे देश में चले गए। कच्छ की खाड़ी के मुहाने पे कौन से पतन है? कांडला बंदरगाह है। कांडला पतन का विकास क्यों किया गया? देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग की जो भी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए तथा मुंबई के दबाव को कम करने के लिए भी कांडला पतन का विकास किया गया था। पृष्ठ प्रदेश का क्या अर्थ है? तो सामुद्रिक पतन के पीछे स्थित वह भाग जो समुद्री पतन के परिवहन और उनके माल के मुक्त प्रवाह की सेवा प्रदान करता है, उसे कहते हैं पृष्ठ प्रदेश। भारत का विशालतम कंटेनर पतन जवाहरलाल नेहरू पतन। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? हल्दिया पतन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारत के दक्षिणतम पतन का नाम है तुतीकोरम। भारत की पश्चिमी तट पर स्थित किन्हीं 4 पतनों के नाम क्या हैं? मुंबई पतन, कांडला पतन, मारमा गोवा जो कि गोवा के पास है, न्यू मैंगलोर जो कि कर्नाटक में है। चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए तुतीकोरम और एन्नोर। चेन्नई पतन विशाल अनुकूल क्यों नहीं है? चेन्नई पतन है वो विशाल पोतों के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि समुद्र तट के समीप उथले जल के कारण। कांडला बंदरगाह की अवस्थिति कहाँ है? कांडला बंदरगाह गुजरात में, कच्छ की खाड़ी पे। इनको थोड़ा आप देख लें अच्छे से। विदेशी व्यापार की विशेषता, विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी का कितना प्रतिशत है? मुंबई पतन के विकास के कारण पतन और पोताश्रय में अंतर। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है और इसके मुहाने पे कौन सा पतन है? कोलकाता पतन की अवस्थिति और विकास। भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट के पतनों के नाम लिखिए। तो भारत का पूर्वी तट इस प्रकार से भारत का आकार है, तो ये समुद्री मार्ग से घिरा हुआ है, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो यहाँ गुजरात का कांडला बंदरगाह, ये गोवा का मारमा गोवा, ये मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पतन, और ये गोवा, ये कर्नाटक का न्यू मैंगलोर, ये चेन्नई जो केरल में जो भी हैं कोची बंदरगाह, और ये तुतीकोरम और चेन्नई बंदरगाह, ये विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाह, ये कोलकाता हल्दिया का बंदरगाह। तो इस प्रकार से ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। इस तट पे स्थित बंदरगाहों को आप नोट कर लें। इस तट पे स्थित पारादीप, कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तुतीकोरम, इन सबको आप एक बार देख लेंगे तो आराम से कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महासागरीय मार्गों की तुलना में वायु मार्गों की भूमिका कम होने का क्या कारण है? क्योंकि वायु मार्ग है वो महंगा पड़ता है और जल मार्ग है वो सस्ता है। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पतनों की अवस्थिति में पाई जाने वाली भिन्नता का क्या कारण है? पूर्वी तट और पश्चिमी तट पे जो अभी मैंने बताया आपको जो बंदरगाह हैं उनमें क्या अंतर है? तो पूर्वी और पश्चिमी तट, भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट के जो पतन है वो उथले हुए हैं, जहाँ नदियाँ डेल्टा से बालू निक्षेपण करती हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी तटीय भागों पर स्थित पतनों का पृष्ठ प्रदेश अपेक्षाकृत अधिक विकसित और संपन्न है। इस कारण भारत के पश्चिमी तट पे अपेक्षाकृत अधिक पतन मिलेंगे, अधिक बंदरगाह मिलेंगे। ये इनको दे भी रखा है कौन कौन से पूर्वी तट पे हैं, पश्चिमी तट पे हैं। भौगोलिक परिदृश्य में चयनित कुछ मुद्दे, जिनमें से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। निम्न कौन सा रोग जलजन्य जल से होता है? तो अतिसार। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा से होता है।
जिनमें से कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण है। धारावी गंदी बस्ती किस राज्य में होती है? तो ये होती है महाराष्ट्र में। जिनमें से भूमि निम्नीकरण का कारण नहीं है, तो भूमि निम्नीकरण मृदा अपरदन से होती है, लवणता से होती है, भूक्षारीयता से होती है, उर्वरक। ध्वनि के मापन की इकाई क्या है? डेसिबल। धरातलीय जल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने का क्या कारण है? उर्वरक। वायु प्रदूषण के कोई 4 स्रोत कौन से हैं? धुआं से होगा, जीवाश्म ईंधन का दहन करेंगे तो होगा, कुहर से भी होगा, खनन से भी होगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण उद्योगों से निकलने वाले जो गंधक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण होते हैं ये। धूम्र कोहरा किसे कहते हैं? औद्योगिक नगरों में जब प्रदूषित गैस और प्रदूषक तत्व सामान्य रूप से पड़ने वाले कोहरे में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं धूम्र कोहरा। पर्यावरण प्रदूषण तो मानव क्रियाकलाप से होते हैं पर्यावरण प्रदूषण। जल प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्ट जल स्रोतों में मिल जाते हैं और घरेलू अपशिष्ट वो भी जल स्रोतों में बहा दिए जाते हैं तो जल प्रदूषण होगा। वो पानी है वो पीने लायक नहीं होगा। वायु प्रदूषण श्वसन तंत्र के रोग पैदा करते हैं, रक्त परिसंचरण के रोग भी होते हैं इससे। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं? जैसे कोई उद्योग है उसमें मशीनों की आवाज़ आना, तीव्र संचालित मोटर वाहन है, लाउड स्पीकर है, वायुयान है, ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण है। भूमि निम्नीकरण यानी भूमि की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाना भूमि निम्नीकरण है। नमामि गंगे क्या प्रोग्राम है वो क्या है? तो गंगा नदी का राष्ट्रीय महत्व और इसकी सफाई के लिए चलाया गया अभियान नमामि गंगे कहलाता है। भू प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन से हैं? भूमि अनुचित मानव क्रियाकलाप, औद्योगिक अवशिष्ट, कीटनाशक, पीड़कनाशी, रासायनिक उर्वरक जब भूमि में मिल जाते हैं तो उस भूमि प्रदूषण होता है। भारत सरकार ने शहरी गंदी बस्तियों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? स्वच्छ भारत मिशन। प्रदूषित जल के उपयोग से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? एक तो डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, आंतों के कृमि रोग हो जाता है, हैजा, पीलिया ये हो जाते हैं। सर्वाधिक जल प्रदूषण उद्योग कौन से हैं? चमड़ा उद्योग से जल प्रदूषित होता है, लुगदी कागज उद्योग से भी होता है, वस्त्र और रसायन उद्योग से भी होता है। ठोस अपशिष्ट से होने वाली किन्हीं 2 बीमारियों जैसे टाइफाइड है, मियादी बुखार है, गला घोट है, हैजा है, ये ठोस अपशिष्ट से होने वाली 2 बीमारियां हैं। नगरीय अपशिष्ट के 2 स्रोत कौन से हैं? घरेलू प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। ध्वनि प्रदूषण के कौन से कारण हैं? परिवहन का मार्ग, औद्योगिक हवाई अड्डे, मुख्य मार्ग से। नगरीय ठोस कचरे में क्या होता है? भू निम्नीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा तीव्र होता है। वे कौन कौन सी हैं? ये आप एक बार देख लें इनको। भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? भू निम्नीकरण की रोकथाम के लिए कौन से सुझाव हैं? आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? धारावी बस्ती पे टिप्पणी लिखनी है। ये भारत के मानचित्र में 4 मार्क्स का आएगा आपको। स्थल देख लें कहाँ कहाँ भरने हैं। तो एक बार भारत के मैप में इन जगहों को भरकर देखें, अभ्यास करें तो आसान है। मैंने प्रयास किया है कि आप तक जो नोटबुक थी इसको सरल और सहज तरीके से समझाकर मैं आपके मार्क्स इम्प्रूव में आपकी मदद करूं। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी बढ़ें और अपने दोस्तों को आगे बढ़ने में मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।